आरएसएस हमें कतई पसंद नहीं है। आरएसएस समाज विरोधी संगठन है, समाज में विद्वेष फैलाता है, नफरत की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटता है। आरएसएस कभी देश हित में नहीं रहा, न देशभक्त रहा है। आरएसएस आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के साथ था। आरएसएस तिरंगे का विरोधी था, भारत के संविधान का विरोधी था, आज भी विरोधी है। आरएसएस दलित और पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है। और जितना आरएसएस ने तब पार्टीशन के टाइम काम किया है, कभी उन लोगों से मिलकर उनकी जरूर हमेशा अपने जन्म से लेकर आज तक आरएसएस भारत की सामाजिक समरसता के खिलाफ रहा है। यहां पर तीसरी बार विपक्ष में बैठने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि बस आप ही विनर हैं इस पूरे देश में, इस पूरे चुनाव में आप ही विनर बन के निकले हैं। सवाल तो इंडिया गठबंधन के लिए भी कई सारे हैं, वो सवाल क्यों नहीं दिखते? सिर्फ बीजेपी और मोदी के सवाल क्यों दिखते हैं विपक्ष को? नहीं, दोनों तरफ के सवाल दिखने चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियां बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी हमारी कमजोरी बताए, यही लोकतंत्र है। लेकिन जो ये सवाल अब उठ रहे हैं, जो संघ की तरफ से आवाज उठी है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो मोदी जी के नेतृत्व के खिलाफ एक बगावत का सुर फूटने शुरू हुए हैं, ये तो अभी केवल झांकी है। अभी असली झगड़ा तो बाकी है। अभी तो आप देखिए आने वाले दिनों में और मुखरता के साथ ये चीजें सामने आएंगी। जैसा कि आपने शुरू में कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि संघ कोई बहुत सात्विक संगठन है या बहुत नैतिक संगठन है या संघ ईमानदारी की और सत्यता की बात करेगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी एक है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संघ का ही आनुषंगिक संगठन है। आरएसएस अपने खुद संचालित करती है भारतीय जनता पार्टी को, जिम्मेदारी से बची रहती है, जिम्मेदारी कोई सीधे सीधे लेती नहीं है। तमाम जो फैसले होते हैं वो संघ से ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम इसलिए इसको नोटिस कर रहे हैं कि जो बातें हम पिछले 5 साल से लगातार कह रहे थे, आज उनके अपने अंदर से वो आवाज उठ रही है। हम यही तो कह रहे थे, तानाशाही है, अहंकार है, एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं, यही बातें अब कही जा रही हैं। यही मोहन भागवत जी का स्वर था, ये ही जो है इनका स्वर है इंद्रेश जी का, और जो रतन साहब इनके उन्होंने लिखा है। आरएसएस का स्टेटमेंट आया है कि इंद्रेश जी के अपनी टिप्पणी थी, ये आरएसएस की ऑफिशियल व्यू पॉइंट ये नहीं है, ये ऐसा संघ ने कहा है। चल झूठा। लेकिन शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। इंद्रेश कुमार जी ने एक बात और भी कही जो भाटी जी भूल गए। उन्होंने कहा कि राम बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं, मुझे और भाटी जी आप पूरा समय आप ही ले लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और वो कहना चाहते हैं जी भाटी जी। नहीं, पूरा नहीं, कम से कम साहब आप तो 37 जीत गए, आप ही लीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये असली जो लड़ाई है नी, ये असली लड़ाई अहंकार की लड़ाई है। पहले संघ के जो संघ निर्णय लेता था उनके महत्व होता था। मोदी जी ने अपने अहंकार में संघ की बातें सुननी बंद कर दी हैं। अच्छा, इस चुनाव में तो संघ ने कई जगह टिकट तय कर दी। लड़ाई नहीं है, अब ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये अहंकार की लड़ाई बन गई। अब आप जवाब दीजिए शहजाद। आपने इंद्रेश कुमार जी का जिक्र किया। इंद्रेश कुमार ने तो ये कहा कि जो रामद्रोही है उनको संपूर्ण तरीके से 234 पे समाप्त कर दिया। तो आप मान रहे हैं ना रामद्रोही है, पहली बात। वैसे राम भक्तों पर गोलियां आपने चलाई है। नहीं, बीच में नहीं भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अब ये देखिए कि ये पूरी बात सुना करो किसी की। अभी इन्होंने कहा कि अहंकार की बात है, तो मान्यवर ये बता दीजिए कि अब तक तो ये इंडी के नंबर कांग्रेस वाले गिना रहे थे, और जब एलओपी की बात आई तो तू कौन मैं कौन। मतलब कि सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशन पारित कि एलओपी बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा। गया पीडीए साइड में, गए अखिलेश साइड में, गई ममता दीदी साइड में। अहंकार तो इसको कहते हैं मान्यवर, आपके कंधों पर चढ़कर जो 99 तक पहुंचे, अब वो उन्होंने आपको ऐसा सेट कर दिया। और एक और अहंकार का उदाहरण देता हूं। हर्षवर्धन जी बैठे, 10 सेकंड दूंगा। सांगली में ऑफिशियल एमवीए का, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था विशाल पाटिल के खिलाफ। उसके खिलाफ कांग्रेस ने वोट मांगे और जैसे एमवीए का कैंडिडेट हार के विशाल पाटिल जीता, उसको पार्टी में ले लिया। अब बताइए, ये होता है अहंकार, ये होता है धोखा देना। इस पर आप लोग आत्मचिंतन कीजिए। आपके कंधों पर बैठकर 2009 में अहंकारी रूप से कैसे अमर सिंह के साथ बर्ताव किया था भाई। इसलिए मुझे लगता है अहंकार क्या होता है वो कांग्रेस पार्टी ने आपको कई बार दिखाया, अब भी दिखा रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चुनाव हमने देखे, जो प्रदर्शन हुआ वो सबने देखा, हैरानगी भी हुई। लेकिन जो इस वक्त सुर आ रहे हैं, चाहे वो संघ से हो, चाहे वो बीजेपी के अंदर से हो, और चाहे जिस तरह की बैठकें हो रही हो, आपको क्या लग रहा है, मंथन है या बीजेपी में दो फाड़ हो रहे हैं? देखिए नविका जी, अगर ये सवाल कोई भी कर रहा है या किसी के मन में आ रहा है कि कोई दो फाड़ हो गए, एक शब्द और मैंने सुना अभी कि बगावत हो गई है,
कोई कह रहा है संघ और भाजपा अलग अलग हो गए हैं, तो उनको दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इंद्रेश कुमार जी का बयान संघ का बयान नहीं है। इंद्रेश कुमार जी का आज की तारीख में वो कोई ऐसे दायित्व में नहीं है, उनका जो जिम्मा है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है। तो अच्छा होता वो ये बताते कि कितने मुसलमान और भाजपा से जोड़ लिए, मुसलमानों ने कम वोट दिया तो क्यों दिया। है ये अलग विषय हुआ, अच्छा हुआ कि संघ ने अपनी तरफ से बता दिया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी जब कुछ कहते हैं, और विशेष करके जब वो नागपुर में कार्यकर्ता शिविर में बोल रहे थे, बड़ी सीधी सी बात है, संघ समाज के बीच में काम करता है। राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, बड़े नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बनते हैं। संघ समाज के बीच में काम करता है। समाज में जो सवाल खड़े हो रहे होते हैं उनका जवाब देना ये सरसंघ चालक का दायित्व है। हर स्वयंसेवक के मन में अगर कुछ है तो उसको बताना उनका दायित्व है। वो काम उन्होंने किया। अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या नेताओं में अहंकार है? क्या वो सेवक की भूमिका से अपने आप को ऊपर समझने लगे हैं? क्या देश के ऊपर उनको कुछ लगने लगा है? क्या जिस एजेंडे के लिए, जिस मकसद के लिए, जिसको बार बार कहा जाता है, उससे कहीं डेविएट हुए हैं? क्या ऐसे लोग टिकट दे दिए गए जो बिल्कुल ही एकदम, जिसको कहते हैं ना कि विचार के प्रतिकूल हो गए? इन सारे सवालों का जवाब तो खोजना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है, जो पार्टी खोजेगी वो आगे जाएगी, कोर्स करेक्शन करेगी। जो नहीं खोजेगी वो 100 पर 145 पर भी सरकार बनाएगी। असली संकट ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। ये भाजपा के लिए और संघ के लिए चिंता का विषय है। यहां बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, और सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। राकेश कुमार का नोएडा से सवाल है, गजब हो गया, क्या आज विपक्ष भी आरएसएस का प्रशंसक हो गया? भाटी जी, आपके लिए कि ये जो आरएसएस आपको आजकल बहुत पसंद आने लगी है, इसका राज क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आरएसएस हमें कतई पसंद नहीं है। आरएसएस समाज विरोधी संगठन है, समाज में विद्वेष फैलाता है, नफरत की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटता है। आरएसएस कभी देश हित में नहीं रहा, न देशभक्त रहा है। आरएसएस आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के साथ था। आरएसएस तिरंगे का विरोधी था, भारत के संविधान का विरोधी था, आज भी विरोधी है। आरएसएस दलित और पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है। आरएसएस से हमें कभी मोहब्बत नहीं रही, और मैंने शुरू में भी यही कहा, आरएसएस और बीजेपी एक हैं। मैंने नहीं कहा कि विरोधी हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन मैं कह रहा हूं, इनके आपस के मतभेद लड़ रहे हैं, इनका अहंकार लड़ रहा है। इन्होंने जो आरएसएस ने टिकट बेचे, टिकट के पैसे ले लिए, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, आज वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। ये वजह है इनके मतभेद की। बहुत बड़ा आरोप है। इसके प्रमाण पेश किए जाएं। मैं सबूत दे दूंगा। मैं दे दो तो ठीक है, सबूत रखिए फिर टेबल पर। ये आरोप लगाने से पहले सबूत रखिए, लेकिन अपनी देश इस प्रकार का घटिया और निम्न स्तर के आरोपों का मैं खुलकर खंडन करता हूं। भाटी जी, आप आरक्षण के विषय में तो बोलने का आपका अधिकार नहीं, और आप आरएसएस के विषय में बोलते हैं। आरएसएस को महात्मा गांधी से लेकर जेपी ने, अंबेडकर जी ने, सबने सराहा। झूठ बोल रहा है। क्या वो महापुरुष गलत थे? इंदिरा जी ने सराहा, क्या वो गलत थे? भाटी जी, आपका और मेरे बीच में बहुत सौम्य रिश्ता है, परंतु आज आपने जिस प्रकार का घटिया और निम्न स्तर का आरोप लगाया है, हमेशा देश की मूल भावना के खिलाफ रहा है। हमेशा चोरी करके लेकर जाती है। हमेशा अपने जन्म से लेकर आज तक आरएसएस भारत के सामाजिक समरसता के खिलाफ रहा है। माफ कीजिएगा भाटी जी, पता नहीं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, पर मैं विभाजन के समय की एक परिवार से आती हूँ, और जितना आरएसएस ने तब पार्टीशन के टाइम काम किया है, तभी उन लोगों से मिलकर उनकी जरूर आप बातें सुन लिया करें। अगर आप एक धारणा बना के बैठे हैं तो इस पेशे को गिरी कहते हैं। थोड़े खुले दिल बात सुन रखी है हमने, बहुत जानकारी है हमें। मिस्टर भाटी समाजवादी से उनसे नहीं सुनेंगे। चलिए कोविड की बात कर लीजिए। कोविड में प्रचार, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो आने वाले दिनों में हमें अपने मजहबी हक को भी महरूम कर देगा, या हमारे मजहबी हक को भी छीन लेगा। और यही इनका जो है एजेंडा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये आरएसएस का सिविल कोड है, और इसको हम किसी भी हालत में लागू होने नहीं देंगे। मुझे बताइए, अगर इनकी नीयत साफ है, अगर इनके दिल में कोई खोट नहीं है, तो मुझे बताइए मोदी जी, आरएसएस, क्या आप लोग तैयार हैं कि गौ कशी पर बने सारे कानून, बीफ पर बने सारे कानून,
जो मजहब के आधार पर बने हैं, उन कानूनों को आप पीछे ले लेंगे। पहले क्या कर दिखाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो इन कानूनों को जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मजहब से जुड़ा हुआ कानून तो हो पर दूसरे मजहबों को अपने मजहबी हक पालने का अधिकार ना हो। ये दो तरफी बात नहीं हो सकती। अगर मोदी जी आपकी नीयत सही है तो पहले हमें बताइए कि इनकम टैक्स एक्ट में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया है, क्या आप उसको हटाएंगे? उसमें मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, उसमें क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है। ये हक सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्यों दिया गया है? क्या इसको हटाया जाएगा? अगर हटाते हो तो बात कीजिए, अगर गौकशी के कानून हटाते हो तो बात कीजिए। और सबसे पहले मोदी जी, देश भर की महिलाओं को छोड़िए। गुजरात में एक महिला अपने अधिकार के लिए अभी भी रो रही है, उनको पहले अपना अधिकार दिलाइए। यशोदा बहन को पहले अपना अधिकार दिलाइए, फिर दूसरों की बीवियों का ख्याल करिए आप। मोदी जी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। ये लोग सभी जानते हैं यहाँ पे कि चुनावों से पहले, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले, ये इनकी तरकीब है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करे, लोगों को लड़वाया जाए, लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा की जाए। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तेरा काम हो गया, तू जा। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।